नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपको पता है दुनिया में इस वक्त के हालात क्या हैं, दुनिया में किस तरह से इस वक्त हलचल मची हुई है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम में आने के बाद। इसलिए दुनिया भर की हलचल को जानना बहुत जरूरी है। कहां पर तलवारें खींची हुई हैं, कहां तनाव है, कहां जंगी मोर्चे खुले हुए हैं और कहां जंग की तैयारी हो रही है। वर्ल्ड नाउ में पहली खबर की बात करेंगे पर्दे में ईरान के खेल की, जिस ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, सैंक्शंस की बौछार कर दी, चेतावनियों की बारिश कर दी। आज वही ईरान दुनिया की आंखों में एक ऐसे देश के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है जिसने खामोशी से अपना खेल पर्दे के पीछे पूरा कर दिया है। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, लेकिन असर ऐसा जिससे इजराइल से लेकर अमेरिका तक हलचल मच गई है। यानी अमेरिका और इजराइल को जिस बात का डर था, आज वही डर हकीकत बनकर उनके सामने है। सवाल यह कि तो क्या ईरान ने चुपचाप बिना दुनिया को कानो कान खबर लगे एक न्यूक्लियर साम्राज्य की नींव रख दी है और दुनिया देखती रह गई? ईरान ने चुपके से न्यूक्लियर साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से कुछ ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में जानेंगे इस दावे के पीछे की हकीकत, और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर मिडिल ईस्ट के भविष्य का क्या होगा, इजराइल के भविष्य का क्या होगा और दुनिया के भविष्य का क्या होगा। इसके बाद बातचीत करेंगे अमेरिका ईरान के टकराव के नए मोड़ की और अमेरिका की एक और गीदड़ भभकी की। अब जंग की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। तारीख रखी गई है 22 फरवरी। तो सवाल यह कि क्या यह ईरान के लिए खतरे की घंटी है 22 तारीख, या फिर एक बार फिर अमेरिका सिर्फ धमकी देकर, दबाव की नीति बनाकर ईरान को डील के मेज पर लाना चाहता है। अमेरिका के संभावित हमले की आशंका से सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया सांस थामकर इस पूरे ड्रामे को देख रही है। ऐसा नहीं कि जंगी तैयारी नहीं है या सिर्फ गीदड़ भभकी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में बहुत भयंकर जंगी तैयारी है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी अमेरिका की छाती पर खड़े होकर। वैश्विक ताकतों की बेचैनी साफ इशारा कर रही है कि मामला बहुत गंभीर हो गया है। जंग का फैसला अभी भी आधार में लटका हुआ है, लेकिन नजरें टिकी है सिर्फ एक नाम पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, जो धमकी को रणनीति कहते हैं और प्रेशर टैक्टिक्स को डिप्लोमेसी कहते हैं। तो सवाल यह कि 22 फरवरी की तारीख महज तारीख रहेगी या ईरान पर जंगी शोलों की बारिश होगी, या एक बार फिर से अमेरिका ने धमकी देकर इस पूरे मामले को बयानबाजी तक समेट लेने का फैसला किया है। जानेंगे आखिरकार अमेरिका ने अब तक कितनी बार धमकी दी, कब से एस्केलेशन चल रहा है। जून 2025 में जब अमेरिका ने हमला किया था, तब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1 दशक पीछे चला गया है। तो आखिर 6 महीने के अंदर इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई? 8 महीने के अंदर जंग की नौबत क्यों आ गई? पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु तनाव की। न्यूक्लियर ताकतों की ये जो त्रिकोण है, इसकी वजह से दुनिया एक बार फिर से परमाणु साए में खड़ी है। अमेरिका रूस के बीच बढ़ता परमाणु तनाव खतरनाक संकेत दे रहा है। दोनों देशों के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो चुकी है, यह खबर हमने आपको बताई थी, और इस टकराव में चीन की एंट्री ने वैश्विक चिंता को और गहरा दिया है। 3 महाशक्तियां, 3 न्यूक्लियर ताकत, 3 अलग अलग रणनीति और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे गाजा की। गाजा में हालात बहुत तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं।
जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक इजराइल की दिक्कतें यहां कम नहीं होने वाली हैं। हमास अपने प्रभाव वाले इलाकों में करीब 90% तक कंट्रोल बढ़ा चुका है। जमीनी मौजूदगी से लेकर प्रशासनिक दखल तक हमास की पकड़ पहले से कहीं मजबूत बताई जा रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीजफायर कराया था तो पहली शर्त यह थी कि हमास पहले तो निशस्त्रीकरण करेगा, यानी कि हथियार सरेंडर करेगा, और सेकंड, हमास किसी भी सक्रिय राजनीति, सक्रिय प्रशासनिक कार्य में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। तो क्या ट्रंप फेल हो गए? वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति की कोशिशें भी सवालों के घेरे में हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पीस बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सामने आए दस्तावेजों में गाजा का जिक्र तक नहीं है। तो क्या शांति की योजना जमीनी सच्चाई से कटती जा रही है? आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। क्या अमेरिका को जिस बात का डर था, आखिर मिडिल ईस्ट में उस बात को अंजाम दिया जा चुका है? क्या ईरान को रोकने की हर ख्वाहिश, हर ताकत, हर कसम खारिज की जा चुकी है? क्या ईरान ने चुपचाप न्यूक्लियर साम्राज्य खड़ा कर दिया है? यह है बिलियन डॉलर क्वेश्चन आज की तारीख में। और अगर सवाल के पीछे चलना है तो सबसे पहले आपको एक सैटेलाइट इमेज देखनी होगी। जल्दी से बिग स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज लेकर आइए। एक सैटेलाइट इमेज जारी की गई है। ये देखिए वो सैटेलाइट इमेज, ये है वो सैटेलाइट इमेज जिसे रिलीज किया गया है इंटरनेशनल मीडिया में, जिसमें आपको अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेंगे। लोकेशन ऑफ फ्यूचर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, फ्रेशली पोर्ड कंक्रीट बीइंग पोर्ड ओवर बिल्डिंग। ये जो नक्शा जारी किया गया है, हालांकि इसमें टेक्स्ट के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो ये निर्माण आप देख रहे हैं, ये उस साइट के जगह की बताई जा रही है जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान ने छिपा रखा है। जी हां, यही दावा है, यही दावा है। और ये दावा इस इमेज को लेकर किया गया है। अब ये देखिए, जो मैंने आपको कहा कि हम आपको टेक्स्ट पर भी दिखाएंगे, ईरान का एंड प्रोग्राम कैसे जारी है, इस तस्वीर को देखिए। अब यहां पर वेंटिलेशन शाफ्ट है, धातु की संरचना यहां नजर आ रही है। यहां पर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप देख सकते हैं, एक डोम बनाया गया है। यह है तालेगन 2 साइट, जिसको हमने जूम करके आपके सामने रखा है। और यकीन मानिए, जरा फुल स्क्रीन इमेज आपको दिखाते हैं। यह सिर्फ सैटेलाइट इमेज नहीं है, यह उस ताकत का सबूत है जो ईरान दशकों से दुनिया की नजरों से छिपा रहा था। ईरान जिसने खुलेआम नहीं बल्कि रणनीति बदलकर न्यूक्लियर खेल भी खेला और जमीन के अंदर न्यूक्लियर एनरिच भी किया। और अब कहा जा रहा है कि ईरान ने इन्हीं बंकर्स के नीचे न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है। यह है ईरान का न्यूक्लियर साम्राज्य। सैटेलाइट तस्वीर से जो खुलासा हुआ है उसमें वेंटिलेशन शाफ्ट है, धातु की संरचना है। यह तालिगन 2 की साइट है जहां पर यह कंस्ट्रक्शन देखे गए। यहां निर्माणाधीन डोम भी है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहां पर किस तेजी से लाया गया है यह भी देखा जा सकता है। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कहां, कैसे और किस गहराई में ईरान ने न्यूक्लियर ठिकानों को बनाया। और अब ये लोकेशन सैटेलाइट इमेज के जरिए सामने आ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कन्फ्रंटेशन की बजाय, सीधे भिड़ने की बजाय, एक बहुत सोची समझी और छद्म की रणनीति अपनाई। अमेरिका इजराइल बातचीत की रणनीति में उलझे रहे और पर्दे के पीछे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ाता रहा और पर्दे के पीछे न्यूक्लियर ताकत तैयार होती रही। यह है ईरान का न्यूक्लियर साम्राज्य। नातांज, जो कि एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट है,
सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों ने दुनिया को चौंकाया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले हमलों से सबक लेते हुए ईरान अब अपने परमाणु और सैन्य ठिकानों को न सिर्फ बना रहा है बल्कि उन्हें अदृश्य भी कर रहा है। सुरक्षा की ऐसी परतें बिछाई जा रही हैं जो बड़े से बड़े हवाई हमलों को झेल जाए। तेहरान से 30 किलोमीटर दूर सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकाने पार्चिन सैन्य स्थल के तालिगन 2 पर ईरान ने एक नया ढांचा तैयार किया है। इसे कंक्रीट की मेहराबदार छत वाली इमारत पर ऊपर से मिट्टी डाली गई ताकि सैटेलाइट की नजर में कुछ दिखाई ना दे, सब धुंधला धुंधला सा लगे, लेकिन अंदर काम बाकायदा जारी रहे। जून 2025 में अमेरिका इस्राएल के संयुक्त हमले में इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की जिन सुरंगों को निशाना बनाया गया था, ईरान ने अब उनके प्रवेश द्वार को पूरी तरह से मिट्टी भरकर बंद कर दिया। ईरान के मशहूर नतांज परमाणु केंद्र के पास पहाड़ों के नीचे बनाई जा रही सुरंगों के गेट को भारी मशीनों के जरिए मजबूत किया जा रहा है ताकि हवाई हमलों का इन पर कोई असर ही ना हो। कहते हैं ईरान के पास 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम है। यह जानकारी तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि यह मामला 60% से ऊपर जा चुका है। यह मामला 90% तक पहुंच गया है, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट बहुत जरूरी होता है और 60 से 90% पहुंचने के लिए ईरान ने बहुत तेज प्रक्रिया चलाई। ईरान पहले ही 60% यूरेनियम संवर्धित कर चुका है और ईरान को थ्रेशहोल्ड स्टेट माना जा रहा है, यानी कि वो परमाणु बम बनाने के करीब है। ईरान का परमाणु ठिकाना कहां है? नतांज, जो तेहरान से लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। यह यूरेनियम एनरिचमेंट का एक बहुत मुख्य स्थल माना जाता है, जहां गैस सेंट्रीफ्यूज की मदद से यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। फोर्डो, जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, कोम के उत्तर में पहाड़ों के भीतर तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कहते हैं यह भूमिगत यूरेनियम का सबसे समृद्ध कारखाना है। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर के बारे में भी आपने सुना होगा। इस्फहान शहर के बाहर मध्य ईरान कन्वर्जन, ईंधन निर्माण और नाभिकीय तकनीक का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा खूंडाब अराक, जो कि हेवी वाटर रिएक्टर है, तेहरान के दक्षिण पश्चिम अराक क्षेत्र के पास है। इसे पहले IR-40 के नाम से जाना जाता था। यह प्लूटोनियम उत्पादन के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। फिर है तेहरान रिसर्च रिएक्टर, जो देश की राजधानी, लेबोरेटरी और मेडिकल आइसोटोप उत्पादन के लिए एक प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। एक है बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट, जो फारस की खाड़ी के किनारे है। यह ईरान की केवल एकमात्र कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका रूस से ईंधन आता है और इस्तेमाल करके इसे फिर वापस भेज दिया जाता है। अब सवाल यह कि दुनिया की चिंता क्यों बढ़ी हुई है? एक तो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंचना ही बहुत कठिन माना जाता है। इसके बाद 90% तक पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि ईरान 90% एनरिचमेंट अचीव कर चुका है और 90% संवर्धित यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। ईरान को लेकर अमेरिका, इजराइल और IAEA अब अलर्ट मोड में है। यहां तक कि इजराइल की तो आर्मी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है जब से सैटेलाइट इमेज का खुलासा हुआ है। जानकारों की माने तो ईरान ने अपने खास ठिकानों को एक तरह के सार्कोफेगस, यानी कि ताबूत नुमा कंक्रीट ढांचे में कैद कर दिया है, जो उन्हें आसमानी हमले से पूरी तरीके से सुरक्षित कर देगा। कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई डर नहीं। इसलिए खामनेई इतने निश्चिंत बैठे हुए। अब जब इन तस्वीरों की जांच की गई तो पता चला कि इमारतों की छत पर मिट्टी इसलिए डाली गई है जिससे कि कंक्रीट का रंग छिप जाए और ऊपर से देखने में यह इलाका बंजर जमीन की तरह नजर आए। कोम शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित मिसाइल बेस, जिसे जून के हमले में नुकसान पहुंचा था, वहां क्षतिग्रस्त इमारतों पर नई छतें डाल दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 के अंत तक यह काम भी पूरा कर लिया गया था। IAEA की ताजा रिपोर्ट ने तो वॉशिंगटन में खतरे का अलार्म बजा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हथियार योग्य संवर्धित यूरेनियम के भंडार में महज 3 महीनों में करीब 60% की चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है।
तो क्या रूस ईरान को परमाणु ईंधन उपलब्ध करा रहा है? आईए ये साफ कहता है कि यह भंडार इतना हो चुका है कि ईरान 10 परमाणु हथियार बनाने के 99.9% करीब पहुंच गया है। और ईरान हमेशा की तरह यही कहता रहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। लेकिन सवाल सीधा, अगर मंशा शांतिपूर्ण है तो रफ्तार इतनी तेज क्यों है? जवाब यह है कि अमेरिका जब उसके माथे पर बैठा हुआ है तो मरता क्या ना करता। अब तकनीकी रूप से ईरान या तो परमाणु हथियार बना चुका है या वो न्यूक्लियर बॉम्ब को आईसीबीएम या फाइटर जेट में असेंबल करने की स्थिति में भी आ सकता है। और यह खबर अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, इसराइल के लिए ठीक नहीं है। यह सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं है बल्कि रणनीतिक दबाव की राजनीति भी है। वेस्ट के लिए चेतावनी है, मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी है और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था यानी कि एनपीटी के लिए, सीटीबीटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती। ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव चरम पर है। अगर ईरान ने गलती से भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका भी नहीं रुकेगा। कल्पना नहीं किया जा सकता है कि इसके बाद दुनिया की तस्वीर क्या होगी, मिडिल ईस्ट की तस्वीर क्या होगी, इजराइल की तस्वीर क्या होगी। अमेरिका तो खैर बहुत दूर है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कभी भी विध्वंस शुरू हो सकता है और ये विध्वंस कुछ दिनों का नहीं, कुछ घंटों का नहीं होगा, ये कई हफ्तों का हो सकता है। और यही वजह है कि ईरान ने अपने संवेदनशील सैन्य और परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर किलेबंदी शुरू की है। वहीं दूसरी ओर जिनेवा में तो जो बातचीत का ड्रामा चल रहा है आपको पता ही है। 17 से 18 फरवरी तक आईआरजीसी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य अभ्यास किया है, जहां नए ड्रोन और मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। तेहरान में विस्फोटों की खबरें भी आई हैं। यह संकेत है कि ईरान किसी के सामने, किसी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ने वो कर दिखाया जो अमेरिका के लिए नामुमकिन था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी, लेकिन खामनेई ने बेहद सुनियोजित तरीके से न्यूक्लियर साम्राज्य खड़ा कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के सख्ती के बड़े बड़े दावे, धमकियों के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। अभी एक ताजा धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उनके प्रशासन ने एक नई तारीख हमले के लिए मुकर्रर की है, उसकी डिटेल भी आपको देंगे। लेकिन ईरान पर इतने कड़े सैंक्शंस लगाने का नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या अमेरिका ईरान को रोक पाया? नहीं। क्या रोक पाएगा? जवाब नहीं ही लगता है। इतने कड़े सैंक्शंस के बावजूद ईरान रुका नहीं और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। और अमेरिका ने ईरान को तोड़ने के लिए क्या किया? बहुत कड़े आर्थिक सैंक्शंस लगाए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। ईरान के जो सबसे मेन प्रोडक्ट हैं जैसे कि ऑयल है, उसके ऑयल एक्सपोर्ट पर ही रोक लगा दी। उसको बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया गया, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से। ईरान डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता है, इसलिए दुनिया से कट गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि ईरान की अर्थव्यवस्था हिली, जनता पिसी, देश पटरी से नीचे उतर गया। लेकिन ईरान ने अपना परमाणु इरादा नहीं छोड़ा। 2015 में JCPOA यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील हुआ, जिसमें अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन जो कि ईरान से समझौता करने पहुंचे, जिसमें यह था कि ईरान यूरेनियम सीमित करेगा, बदले में प्रतिबंध हटेंगे। डील को बराक ओबामा ने आगे बढ़ाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिका डील से बाहर निकल गया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह डील बेकार है, इसलिए अमेरिका को डील से बाहर करते हैं और वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाएंगे। क्या हुआ? आज दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे के मुहाने पर खड़ी है। यह हुआ डोनाल्ड ट्रंप की इस मैक्सिमम प्रेशर की नीति की वजह से। ईरान अभी भी भड़का हुआ है और उसने यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दिया है। उसे पता है कि अगर परमाणु हथियार नहीं बने तो ईरान के वजूद को मिटाने की हर कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिकों पर हमले कराए गए, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। आधिकारिक जिम्मेदारी हालांकि किसी ने नहीं ली, लेकिन उंगली उठी अमेरिका और इजराइल पर। मामला क्लियर है,
कि ईरान को झुकाने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल हुआ, धमकियों का इस्तेमाल हुआ, जाने अनजाने में उसे और ज्यादा आक्रामक बनाया गया। कहते शेर अगर खतरनाक होता है तो घायल शेर उससे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और यही वजह है कि ईरान की आज की स्थिति को देखते हुए अमेरिका और इस्राइल घबराए हुए हैं, क्योंकि ईरान आर्थिक तौर पर टूट चुका है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं, देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है, और जिस देश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो वो देश अपने दुश्मनों को भी मारने में कभी कोई कोताही नहीं बरतेगा। और अगर ईरान ने, जैसे कि सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि उसने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है, तो ये सिर्फ अमेरिका इजराइल के लिए नहीं, ये मिडिल ईस्ट के लिए भी, इवन पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी ईरान में बहुत आतंकी भेजता है, आतंकी गतिविधि कराता है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी खबर की ओर चलते हैं। एक तरफ जहां ईरान के नए परमाणु हथियार बना लेने की खबर आ रही है, दावा किया जा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को नई गीदड़ भभकी दे दी है और तारीख भी तय कर दी है। हमले के लिए 22 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। क्या यह तारीख ईरान के लिए खतरे की घंटी बनेगी, या फिर अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर की नीति के तहत एक और चाल चल रहा है? अमेरिका के संभावित हमले की आशंका से ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। फैसला भी लटका हुआ है, नजरें टिकी हैं सिर्फ एक पर, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और ईरान दो दुश्मन और जंग के बिल्कुल नजदीक खड़े, आमने सामने खड़े। मिडिल ईस्ट में हालात इतने खराब हैं कि कभी भी जंग करवट ले सकती है और फिर दुनिया सुनेगी युद्ध की आहट, वो युद्ध जिसे शायद तुरंत रोक पाना भी मुमकिन ना हो। अमेरिकी सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है, कह रहे कि 22 तारीख को अटैक कर देंगे। तो क्या रमजान के महीने में ईरान पर अटैक होगा? क्या दावा किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से क्या खबर आ रही है, आइए समझते हैं। अमेरिका के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है और यह कार्रवाई 21 और 22 फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है। अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए तैयार है, 22 फरवरी 2026 को हमले की तैयारी है। यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वीकेंड तक पोजीशन ले सकते हैं। फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, हजारों अतिरिक्त ट्रूप्स सब तैनात कर दिए गए। अमेरिकी मिलिट्री ने ट्रंप को हमले की ब्रीफिंग भी कर दी है और ईरान पर कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। लेकिन तारीखें तो इससे पहले भी दी गई। आपको याद है जून 2025 में जब अटैक अमेरिका ने ईरान पर किया था, तब ईरान को लेकर अमेरिका ने क्या दावा किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? तब तो बड़े बड़े दावे किए गए। तब तो कहा गया कि भाई B-2 बॉम्बर से हमने बम गिरा दिया है, अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल पीछे चला गया है, अब किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ईरान भी शांति के साथ इस इलाके में रहेगा। क्या हुआ उस दावे का? और अब कह रहे हैं कि एक और धमकी कि 22 तारीख को हमला कर देंगे। याद रखिए, कोई भी अटैक कभी भी बता के नहीं की जाती। और आप देख लीजिए, मैं 2-3 एग्जांपल्स आपके सामने रख देता हूं। मादुरो को जब गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू किया, जिस रात शुरू किया, क्या मादुरो को यह बात पता थी? क्या दुनिया को यह बात पता थी? नहीं पता थी। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमला किया, क्या पाकिस्तान को यह जानकारी थी? नहीं थी। क्या दुनिया को यह जानकारी थी? नहीं थी। क्या देश को इस बात के बारे में पता था? नहीं। भारत ने इससे पहले एयर स्ट्राइक अंजाम दिया, सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दिया, क्या इसके बारे में किसी को पता था? नहीं पता। किसी भी अटैक में सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर 22 फरवरी की बात अमेरिकी मीडिया के हवाले से कही जा रही है तो यह मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक है, क्योंकि ऐसी कोरी धमकियां डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले से देते रहे हैं। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, टाइमलाइन भी आपको दिखा दूंगा। ट्रंप एंड टीम ने कितनी बार ईरान को धमकी दी और हुआ कुछ नहीं, वही ढाक के 3 बार।
इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यह अज्ञात सोर्स के हवाले से बताया गया है कि ट्रंप को हमले की ब्रीफिंग दी गई है। अमेरिकी मिलिट्री ने कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में एयर और नेवल एसेट्स में भारी बिल्डअप की है। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड आर फूड इस इलाके में पोजीशन ले रहा है। साथ ही फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स, हजारों अतिरिक्त ट्रूप तैनात किए गए। लेकिन ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। हमले की टाइमलाइन बढ़ाई जा सकती है। सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप ने हमले के पक्ष और विपक्ष दोनों पर चर्चा की। उन्होंने अपने एडवाइजर्स और अलाइज से राय ली, लेकिन अभी कोई फाइनल कॉल नहीं हुआ है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंटागन कुछ पर्सनल को मिडिल ईस्ट से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, ताकि ईरान के संभावित काउंटर अटैक से उन्हें बचाया जा सके। ट्रंप पिछले कुछ महीनों से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 1 साल से लगातार वो ईरान को धमकाते रहे हैं। जिनेवा में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच। ओमान मीडिएटर बना हुआ है। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान डील नहीं करेगा तो कार्रवाई बहुत सख्त होगी। ईरान ने भी जवाबी हमले की धमकी दी। हाल के हफ्तों में ईरान के प्रोटेस्ट्स पर कड़ाई और न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्रोग्रेस ने तनाव को और बढ़ाया। अभी तक ट्रंप या व्हाइट हाउस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया में 22 फरवरी को हमले वाली खबर बॉम्बशेल की तरह चल रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर हमला हुआ तो यह फुल फ्लेज्ड वॉर जैसा होगा, न कि पिन पॉइंट ऑपरेशन। सवाल वही कि क्या यह दबाव बनाने की एक और ट्रंप टैक्टिक्स है। ईरान की सड़कों पर 28 दिसंबर 2025 से उठी बगावत की आग अब सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी चुनौती है। और अमेरिका ने पिछले 1 साल से ईरान को लगातार धमकियां दी हैं। तीखे तीखे बोल बोले गए हैं। इन धमकियों ने इस इलाके में तनाव को और भड़का दिया है। अमेरिका और ईरान के तनाव में इस गीदड़ भभकी का क्या काम है? अगर अमेरिका अटैक करना चाहता है तो जिस हिसाब से अटैक के लिए डिप्लॉयमेंट यूएस ने किया वो अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी और कहा कि नया परमाणु समझौता ईरान करे तो नहीं तो कड़े अंजाम भुगतने होंगे। फिर अप्रैल 2025 में कहा कि अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता शुरू हो चुकी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन की डेडलाइन दी। फिर जून की तारीख आई। 22 जून को सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले किए गए। मकसद यह था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। जेडी वांस ने कहा ईरान से युद्ध नहीं है, उसके परमाणु कार्यक्रम से युद्ध है। फिर जनवरी 2026 में आ जाइए, ट्रंप ने फिर धमकी दी कि अगर डील नहीं हुई तो अगला हमला होगा और हमला बहुत भयानक होगा। फिर फरवरी में आ जाइए, 6 से 13 फरवरी के बीच दूसरे दौर की परमाणु वार्ता हुई, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान नहीं मानता है तो सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। 15 से 18 फरवरी के बीच मिसाइल कार्यक्रम और लाल रेखा पार न करने की चेतावनी धमकी दी गई अमेरिका की तरफ से। जेडी वांस जिनेवा के बाद ईरान ने अभी तक किसी भी शर्त को मानने से साफ तौर पर इनकार किया है। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में भड़के जनविरोध के बाद अमेरिकी सियासत का वही पुराना चेहरा सामने है। लंबी लंबी धमकी, जमीनी कार्रवाई की धमकी। ट्रंप रोज बयान बदलते हैं, तेवर बदलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान पर हमला करने की दोबारा हिम्मत अभी सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है। सोशल मीडिया की गरज और मंचों की गर्जना के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी हुई है। अमेरिका जानता है कि ईरान कोई इराक या अफगानिस्तान नहीं। अब जरा तस्वीर देखिए कि किस तरह से वहां प्रोटेस्ट हुए थे, और ये प्रोटेस्ट जो हुआ इसके पीछे भी दावा किया गया कि इस प्रोटेस्ट को कराने के पीछे मंशा जो है वो अमेरिका की है। वो अमेरिका ईरान को अंदर से डिस्टेबल करना चाहता था, और अमेरिका चाहता था कि ईरान अंदर से कमजोर हो, जिससे अमेरिका को मौका मिले और ईरान पर अटैक कर दे। सरकार अंदर और बाहर दोनों तरफ के दबाव के बीच में पिस जाए और खामनेई को सत्ता छोड़नी पड़े। जरा तस्वीर देखिए आप दिसंबर में किस तरह से, फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर ये आंदोलन भड़की थी।
ईरान को अमेरिका झुकाने की कोशिश कर रहा है, उस ईरान का इतिहास अमेरिकी इतिहास से भी बहुत पुराना रहा है और समृद्ध रहा है। ईरान एक वक्त ऐसा था जब ईरान सुपर पावर हुआ करता था। इतिहास में जब भी सुपर पावर की बात होती है तो जहन में अमेरिका, रोमन साम्राज्य, यूनान का नाम आता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ग्लोबल सुपर पावर ना अमेरिका था, ना रोम, ना पर्शिया। आज हम जिसे ईरान के नाम से जानते हैं वो पर्शिया ही था जो सुपर पावर हुआ करता था। करीब 2500 साल पहले इस साम्राज्य का झंडा एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों पर लहराता था। उस दौर की दुनिया की कुल आबादी लगभग 54% सिर्फ एक ही राजा के अधीन थी, वो था पर्शियन किंग। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई ताकत नहीं तोड़ पाई। इतिहास में जिस साम्राज्य ने पहली बार दुनिया को एक शासन, एक कानून और एक व्यवस्था के तहत जोड़ा, वो था पर्शिया। आज उसी पर्शिया को दुनिया ईरान के नाम से जानती है। ये नाम कोई नया नहीं है। ईरान शब्द का अर्थ है आर्यों की भूमि। करीब 4000 साल पहले मध्य एशिया के घास के मैदानों से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर बढ़ी, तो दूसरी शाखा उस ऊंचे पठार पर जा बसी जिसे आज हम ईरान कहते हैं। हालांकि बाहरी दुनिया सदियों तक इस क्षेत्र को पर्शिया कहती रही, क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने इसे पर्सिस नाम के एक प्रांत के आधार पर जाना, लेकिन यहां के लोग हमेशा खुद को ईरानी और अपने जमीन को ईरान शहर कहते रहे। साल 1935 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब ईरान के शासक रेजा शाह पहलवी ने दुनिया के तमाम देशों को खत लिखकर सूचित किया कि अब आधिकारिक तौर पर यह देश ईरान कहलाएगा। रेजा शाह का मानना था कि पर्शिया सिर्फ एक प्रांत को दर्शाता है, जबकि ईरान उन सभी जातियों और समुदायों को जोड़ता है जो हजारों साल से इस मिट्टी का हिस्सा रहे। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, बल्कि अपनी प्राचीन पहचान को दुनिया के सामने फिर से पेश करने की कोशिश थी। जिस इलाके का शासन इतना समृद्ध रहा, जिस देश की, जिस इलाके की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती रही हो, आज उसी पर्शिया को अमेरिका झुकाना चाहता है, उसी ईरान को धमकियों के नीचे लाना चाहता है। लेकिन ईरान अभी भी सीना ठोक कर खड़ा है और कह रहा है कि पहली गोली चलाकर तो देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु युद्ध की घंटी भी बज रही है पूरी दुनिया में। परमाणु दौड़ की शुरुआत हो चुकी है। न्यू स्टार्ट परमाणु संधि के खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं, जहां अमेरिका और रूस, चीन के बीच परमाणु कोल्ड वॉर तेज हो गई है। अमेरिका ने चीन, रूस पर परमाणु गुंडागर्दी का आरोप लगाया है और दावा किया है कि चीन के लोप नूर साइट पर गुप्त परमाणु परीक्षण चल रहे हैं, जिसे रूस और चीन ने सिरे से खारिज करते हुए इसे अमेरिका की सोची समझी चालबाजी करार दिया है। ऐसे में पुतिन और जिनपिंग के इस बढ़ते न्यूक्लियर भाईचारे ने राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े जानकार भी सन्न हैं। जैसे ही न्यू स्टार्ट परमाणु संधि की मियाद खत्म हुई, वैसे ही दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों ने अपनी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। अब अमेरिका और रूस के बीच जो कोल्ड वॉर छिड़ गई, उसमें चीन की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। जहां एक तरफ अमेरिका बार बार रूस और चीन की परमाणु गुंडागर्दी का जिक्र कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिका की चालबाजियों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि ना तो रूस ने और ना ही चीन ने कोई गुप्त परमाणु परीक्षण किया है। पेस्कोव का यह बयान ऐसे समय में आया जब वॉशिंगटन लगातार ये दबाव बना रहा है कि चीन को भी परमाणु नियंत्रण की नई संधियों के दायरों में लाया जाए। अमेरिका का मानना है कि चीन ने 2020 में चोरी छिपे धमाका किया था। अमेरिका इस बात से डरा बैठा है कि चीन अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को और घातक बनाने पर काम कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित होता है कि चीन के लोप नूर परीक्षण स्थल पर कुछ असामान्य हलचल हुई थी। इसे न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। 5 फरवरी 2026 को अमेरिका और रूस के बीच आखिरी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि
एक्सपायर हो गई। इसके बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने की फिराक में। अमेरिका के इस संधि से निकलने का एक मकसद यह भी था कि सिर्फ रूस ही नहीं, स्टार्ट ट्रीटी में चाइना की एंट्री भी कराई जाए और चाइना को भी नए हथियार बनाने से रोका जाए और चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मॉनिटरिंग बिठाई जाए, जब तक रूस और अमेरिका एक दूसरे पर करते आए थे। हालांकि वो संधि खत्म हो गई। ट्रंप चाहते हैं कि कोई भी नया समझौता तब तक ना हो जब तक उसमें चीन शामिल ना हो। बीजिंग ने अमेरिका के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल बदनाम करने की साजिश करार दिया। तो वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या थी जिसे अमेरिका ने टाटा गुड बाय कह दिया सिर्फ चाइना के नाम पर? 8 अप्रैल 2010 को रूस और अमेरिका के बीच एक ट्रीटी साइन हुई। मकसद ये था न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को कम करना और एक दूसरे के देशों में, यानी कि रूस जो है वो अमेरिका में डेलीगेशन भेजेगा और अमेरिका रूस में डेलीगेशन भेजेगा और दोनों एक दूसरे के परमाणु कार्यक्रम को मॉनिटर करेंगे, जिससे कि मिसाइल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक वेपन पर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलेगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित हो। लेकिन खतरा संधि के बस खत्म होने का नहीं है। खतरा तो लो न्यू टैक्टिकल वेपन्स का है। रक्षा जानकारों का मानना है कि अगर ये आरोप सच हैं और वाकई ने चाइना ने न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के सुपर पावर्स अब लो यील्ड यानी कि कम क्षमता वाले परमाणु परीक्षणों का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें पकड़ना भी बेहद मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द परमाणु से जुड़ी संधियां नहीं हुई तो रूस और अमेरिका के पास मौजूद कुल 11,000 से ज्यादा परमाणु हथियार फिर से एक्टिव मोड पर आ सकते हैं। लेकिन चीन का क्या? चीन को कौन रोकेगा? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल अमेरिका पूछ रहा है, यह सवाल डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा है कि रशिया को तो फिर भी मना लेंगे। यह ड्रैगन चीन का क्या होगा? क्योंकि अगर चीन ने हाल में परमाणु गतिविधि बढ़ाई है तो यह खतरे के संकेत हैं। अमेरिका ने चीन पर जून 2020 में गुप्त परमाणु परीक्षण करने के गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि चीन ने डीकप्लिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विस्फोट की तीव्रता को छिपाया, जबकि कजाकिस्तान के सिस्मिक स्टेशन में 2.75 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जो टेस्ट का प्रमाण माना जा रहा है। अब यह डीकप्लिंग तकनीक क्या है? यह बड़ा सवाल है। यह तकनीक कैसे काम करती है, आइए नजर डालते हैं। डीकप्लिंग तकनीक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग भूमिगत परमाणु धमाकों की तीव्रता को कम करने के लिए किया जाता है। जब कोई देश, अब देखिए तस्वीर तो कुछ इस तरह से होती है, ये स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और इसी के अंदर ये धमाका कराया जाता है। कहते हैं जब कोई देश परमाणु परीक्षण करता है तो उससे उठने वाली कंपन यानी कि सिस्मिक वेव्स को दुनिया भर के सिस्मिक स्टेशन तुरंत पकड़ लेते हैं और पता चल जाता है कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, फलाने देश में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, क्योंकि धरती के अंदर भूकंप के तो कोई साइन ही नहीं है, इसलिए वो देश एक्सपोज हो जाता है। यही काम आता है डीकप्लिंग टेक्निक, जो परमाणु उपकरण को एक बहुत बड़े और खाली भूमिगत कक्ष यानी कि कैविटी के बीच में रखा जाता है, कुछ इस तरह से। जब धमाका होता है तो ये खाली जगह जो आप देख रहे हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। इससे जमीन में होने वाली हलचल को बहुत हद तक जमीन के अंदर ही कंट्रोल कर लिया जाता है। रक्षा जानकारों का मानना है कि इस तकनीक से एक बड़े धमाके को दुनिया के सामने बहुत छोटा दिखाया जा सकता है, जिससे सिस्मिक डेटा को पढ़ने वाले वैज्ञानिक भ्रम में आ जाएं कि यह कोई छोटा सा विस्फोट या साधारण भूकंप हो सकता है। अब सवाल यह है कि कजाकिस्तान ने कैसे पकड़ लिया, या कजाकिस्तान के डेटा ने कैसे इनकी पोल खोल दी। अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टोफर येव के मुताबिक 22 जून 2020 को चीन के लोप नूर टेस्ट साइट के करीब
कजाकिस्तान में लगे सेंसर ने एक अजीब हरकत दर्ज की। ये 2.75 मैग्नीट्यूड का एक झटका था, जो कि प्राकृतिक भूकंप जैसा नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके को और सिस्मिक जो वेव्स होते हैं उनको पता कर लिया जाता है। ये झटका कैसा होता है, ये नेचुरल है या फिर मैनमेड है। तो कजाकिस्तान को पता चला कि यह झटका तो नेचुरल है ही नहीं, प्राकृतिक भूकंप जैसा कुछ भी नहीं था। तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने अपने परमाणु हथियारों की क्षमता जांचने के लिए गुप्त टेस्ट किया। हालांकि चीन इस आरोप को खारिज करता है और कह रहा है यह अमेरिका का दुष्प्रचार है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि लोप नूर में चल रही गतिविधियां और वहां की खुदाई इस बात की ओर इशारा करती हैं कि चीन अपने परमाणु ताकत को अपग्रेड कर रहा है। दुनिया के अधिकांश देश कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीटीबीटी का पालन करते हैं, जो किसी भी तरह के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाती है। हालांकि चीन और अमेरिका दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन इसे अपनी संसद से पास नहीं करवाया। इसके बावजूद दोनों देश जीरो यील्ड मानक का पालन करने का दावा करते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो कोई ऐसा टेस्ट नहीं करेंगे जिससे परमाणु ऊर्जा रिलीज हो। अगर अमेरिका का डीकपलिंग वाला दावा सही साबित होता है तो उसका मतलब यह है कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय भरोसे को तोड़ा है। जाहिर सी बात है, चीन भरोसे के लायक नहीं है। धोखे और साजिश की कहानियों से चीन का इतिहास पटा पड़ा है। और अगर चीन ने दुनिया को परमाणु धोखा दिया है तो दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर भी आ सकती है। और उससे भी बड़ी बात कि अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के दावे पहले भी झूठे साबित हुए हैं। अमेरिका ने कई बार अलग अलग दावे करके दुनिया के अलग अलग देशों में इन्वेड करने की कोशिश की और बाद में अपनी गलती भी मानी। तो किसके दावे में सच्चाई है, ये आगे पता चलेगा। इस पर हमारी नजर आएगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।